लाहौर, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई और खिलखिलाती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं हों खैरियत से हों। और जनाब आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की बहुत फजीलत और बरकत भी बयान की जाती है। तो मैंने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही आगाज़ करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। उस पर एक शख्स ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हर शख्स चाहता है कि उसका लिबास, उसके जूते वगैरह अच्छे हो, तो क्या वो भी जन्नत में नहीं जा सकेंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद भी करता है, लेकिन तकब्बुर का मतलब है कि बंदा हक को ठुकरा दे और लोगों को हकीर समझने लगे। और जनाब इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाहरी और बातनी खूबसूरती का ख्याल तो रखा जाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि दिखावा या तकब्बुर करना हो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को अपने से कमतर समझना शुरू हो जाएं, किसी को छोटा समझना शुरू हो गया। आप अच्छा लिबास पहन सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन तकब्बुर करने के हवाले से बताया गया है कि अगर आप तकब्बुर करेंगे तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इसी खूबसूरत से पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है और हम अपने इस सेगमेंट में खासतौर पर हेल्थ से मुतल्लिक जितने भी इश्यूज होते हैं ना, उस पर बात करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही मसले पर बात करने जा रहे हैं जो कभी ना कभी हम सबके साथ पेश आता है, और वो मसला है टांगों या फिर पट्ठों का अकड़ जाना या खचाव आ जाना, जिसे आम जबान में हम कड़ल पड़ना भी कहते हैं। और टांगों की अकड़न एक ऐसा आम मसला बनता जा रहा है जो आपके पैर, पिंडली और रानों के मसल्स को मुतासर करता है, जिसके दौरान अचानक ही आपके पैर के किसी भी मसल में आपको तकलीफ दे खिंचाव महसूस होगा। कई लोगों को रात सोते वक्त अचानक टांगों और पिंडलियों में खिंचाव की कैफियत पैदा होने लगती है, या पिंडलियों में शदीद बेचैनी और दर्द महसूस होता है, या कहा जाता है कि नस पर नस चढ़ जाती है। और इस कैफियत का सामना किसी को कहीं भी और किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो हालिया हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान भी पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को इस कैफियत का सामना करना पड़ा प्लेग्राउंड में ही, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी कई सवालात उठाए गए हैं। तो टांगों और पट्ठों में खिंचाव क्यों पैदा होता है, क्या वजूहात हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हैं, इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये खिंचाव, ये पिंडलियाँ, पैर और अचानक एकदम ही पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाता है या नस पे नस कहा जाता है कि चढ़ जाती है, इसकी वजह क्या है और इतनी शदीद दर्द होती है, वजह क्या है इसकी? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और ख़ास तौर पे आपने जो क्रिकेट का जिक्र किया तो उसमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। एक है हीट एग्जॉशन, यानी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और एक है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। वो जो मैच है उसकी वजह से ओवरऑल गर्मी ज़्यादा होती है, अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, उससे जब नमकियात की और पानी की कमी हो जाती है उससे पट्ठे खिंच जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, घरों में जैसे वो लोग जो ओवर एक्सर्ट कर रहे थे, एक्सरसाइज की आदत नहीं है, एक दिन जज्बाती होकर लंबी वॉक कर ली, वॉक तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद वो पट्ठों को चूँकि आदत नहीं है तो वो अकड़ जाती है। फिर वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फिर वो लोग जिनको अल्कोहल की आदत है, जिनकी कैफीन ज़्यादा है, वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिनका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं है, मल्टी वाइटामिन्स, बाज़ों का जो वाइटामिन्स की कमी है, ये तमाम चीज़ें ये जो आप कंडीशंस बता रही है कर सकती हैं। और बाज़ औक़ात खून जम जाता है पाँव की नालियों में, उससे भी इस तरह हो जाता है। सो कोई एक वजह नहीं है, लेकिन कॉमनेस्ट जो वजह है वो वही है, गर्मी ज़्यादा होना और डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। मतलब मेरी अपनी मदर हैं, उनको अचानक से ही उनके पैर में, उनके टांग में एकदम खिंचाव पड़ जाएगा और इतनी शदीद दर्द होगी, और जब तक हम उसको इस तरह करके मलते नहीं है तब तक वो ठीक नहीं होती है। तो मतलब वो मुझे लगता है कि शायद कोई डिफिशिएंसी है, इस वजह से भी ये चीज़ें सामने आती हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। जब ये हो जाए, हाँ जी, तो हम 2-3 काम करते हैं जो कि हर कोई बंदा अपने घर में कर सकता है, जैसे कि आपने भी किया।
उसको हम राइज कहते हैं। ठीक। सबसे पहले उसको थोड़ा सा रेस्ट दें, हाँ, ठीक उसके है। बाद उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ठंडा मसाज करें आइस के साथ। अच्छा। 8 से रेस्ट हो गया, आई से आइस हो गई, ओके। वो बर्फ़ के चंद टुकड़े लें, उसको उसको तौलिए में लपेटें और उसको 2-3 दफ़ा उसका कंप्रेशन दे दें उसके साथ। सही। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन से मुराद मसाज, जैसे आपने कहा हम्म। कि आप मसाज करेंगे तो खून की रवानी बरकरार हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगी। और आखिर में है एलिवेशन, थोड़ा सा उसकी टांग को उठा दिया जाए, जैसे आपने मैच में भी देखा होगा कि फिजियो सबसे पहले आते सारी सबसे पहला काम ये करता है वो टांग ऊपर कर देते हैं। हाँ। मकसद इसका ये होता है कि उसमें से जो नमकियात हैं, वो जो फाजिल मादे हैं, वो पीछे की तरफ चले जाएँ, वो एक जगह पे इकट्ठे ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें की जाएँ तो ये ठीक हो जाती हैं। अच्छा, जहाँ तक आपकी वालदा का ताल्लुक है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रीजंस के साथ साथ सबसे आसान चीज़ ये है कि अगर विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी है तो उससे भी यही होता है। यानी आप बजाय इसके कि लंबे चौड़े ट्रीटमेंट लें, अगर सिर्फ ये 2 विटामिन की कमी दूर कर दें तो सिर्फ इस एक चुटकी बराबर दवाई लेने से वो बंदा ठीक हो जाता है। मतलब सिर्फ विटामिन से, अगर ये जो आपने जी, मुझे बताया, ये जो मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये मल्टी विटामिन तमाम बी वाले, सही। ये हमारी तमाम जो मसल्स हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करते हैं। तो बाज़ औक़ात किसी लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप चंद विटामिन दे दें तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और कहा जाता है ना कि अगर आपको मसल या इस तरह के क्रैम्प्स पड़ते हैं, अकड़न हो जाती है, तो केले भी खाने चाहिए। जी बिल्कुल, उसमें भी जी वो मैग्नीशियम बहुत इसीलिए ज़्यादा, हाँ। उसमें भी मैग्नीशियम हाँ है, जी। उसमें पोटाशियम है और उसमें कैल्शियम है। सही। यही 3 चीज़ें चाहिए इस अकड़न को दूर करने के लिए। तो इसके अलावा एक्सरसाइज भी अगर हम लोग कर सकते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो? एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज जिसने भी करनी है उसको थोड़ा रेगुलर अपना स्टेमिना बिल्ड करना चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपको किसी दिन गुस्सा चढ़ता है कि बंदे एकदम जोश आता है कि मेरा वजन ज़्यादा हो गया, वो रेस कोर्स के 2 चक्कर 6 किलोमीटर के लगा लेगा। अच्छा। एक दफ़ा तो लग जाएगा, लेकिन वो जो आपने अभी लफ्ज़ कड़ाई यूज़ किया था वो पड़ जाते हैं, फिर बंदा दोबारा जाने के काबिल नहीं रहता। अच्छा, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें आपको बताऊँ। एक तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया जो घर में है, जी जी। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा। यानी वो चीज़ें कुछ ख़तरनाक हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। तमाम वक्त घर में डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए। मसलन आपने कोशिश की 15 मिनट 20 मिनट कोशिश की और उसके बावजूद दर्द को आराम नहीं आया, आपको ये महसूस हुआ कि जो वो मसल है वो फूलना शुरू हो गया, उसका रंग लाल होना शुरू हो गया, या बाज़ औक़ात जो खून की नालियाँ जब बंद होना शुरू होती हैं तो पाँव का रंग नीला होना शुरू हो जाता है, पाँव ठंडा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। यानी ये वो अलामात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको हेल्प की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा अगर आप घर में ये सारा कुछ करेंगे तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लॉट्स की वजह से खून की नालियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं, उससे भी ये सब कुछ होता है। सो टाइम है। डॉक्टर साहब, आप ये जो सारा सिनेरियो बता रहे हैं कि वो रंग चेंज होना शुरू हो जाता है, ये उस पेन के दौरान बता रहे हैं या बाद में अगर ये चीज़ें हो रही है? यानी पेन के दौरान अगर आपको ये महसूस हो कि मैंने पूरी कोशिश कर ली है और जो 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं, पेन ठीक नहीं हो रही, स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही, बल्कि रंग उस जगह का लाल होना शुरू हो गया है और पाँव का रंग नीला होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात खून की नालियों में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक डेंजरस अलामत है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें घर में मैनेज की जा सकती हैं। और जैसे मैंने वो आपसे RISE राइस का कहा कि उसको रेस्ट दे दें, उसको कंप्रेशन दे दें, उसको थोड़ी सी बर्फ़ की टकोर कर दें और थोड़ा सा ऊंचा कर दें, ज़्यादातर इसी से ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको हो किस वजह से रही है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कोई वज़न उठा लिया नीचे से हो के कमर में चुक पड़ जाती है, कमर में दर्द निकल आती है, इसकी क्या वजह है? ये भी किसी डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है? सबसे बड़ी डिफिशिएंसी हम सब में एक ही है, हम में से कोई भी बंदा ना तो कोई एक्सरसाइज करता है, ना कोई टाइम पे खाता है और ना ही टाइम पे सोता है। अच्छा, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमें से अक्सरियत जो है वो जो वज़न उठाते हैं उसका एंगल गलत है। हम कहते ही हैं कि जब भी आपने वज़न उठाना है तो अपनी कमर सीधी रख के झुकें और वज़न उठा लें। जब आप आर्क बनाएंगे, यूं करके उठेंगे, तो पीछे से जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं, वो किसी ना किसी झटका लगता है, वो अपनी जगह पे। बाज़ औक़ात तो लोग वहीं पे लॉक हो जाते हैं, वो उठ ही नहीं सकते। तो सिर्फ अपनी एंगुलेशन ठीक कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, और आजकल ख़ास तौर पे अपनी पानी की कमी जो है वो ना होने दें। पानी में थोड़ा सा नींबू डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, ये वो तीर बहदफ घर के नुस्खे हैं जिसमें आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, और ये हम सबको करने चाहिए। मुझे भी, आपको भी, जो घर में हमारी लोग देख रहे हैं उनको भी, कि पानी की कमी नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी, इवन
जब मैं आपको ब्लड क्लॉट वाली बात जी, बता रहा जी, हूँ जी, वो जी। भी नहीं होगी अच्छा, जी, वो भी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है अगर पानी की कमी ना हो तो। मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे Exactly. मसल्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो एग्जैक्टली, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो सिर्फ आप लोगों ने पानी का ख्याल रखना है, मतलब वैसे भी डाइटरी अपनी हैबिट्स जो ठीक करें, लेकिन पानी का इनटेक जो है वो अच्छा खासा करें। लेकिन अगर ये डॉक्टर साहब, अगर ये चुक पड़ जाती है, कमर में दर्द निकल आती है, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? एक तो हमारा पोस्चर नहीं सही, हम लोग कोई चीज़ उठा रहे होते हैं तो वो नहीं करना, दूसरा बैठने का भी हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, उस वजह से भी कमर में दर्द रहती है। तो फिर किस तरह इसका जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप? अच्छा, आप ये जवाब देने से पहले हमारे पास जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो ये पूछते हैं कि पानी की कमी से क्या मुराद है, हमें कब पता चलेगा कि हम पानी ठीक पी रहे हैं। अच्छा, मिसाल उसकी ये है कि जैसे अगर आप सारे दिन एसी में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपको 2 गिलास की ज़रूरत पड़े, और सारे दिन अगर बाइक पे अगर आप बाहर फिरते रहें तो हो सकता है आपको 20 गिलास की ज़रूरत पड़े। अब कैसे पता चलेगा कि पानी की मकदार कितनी ठीक है? मसलन अगर आपने ये देखना है कि आपने सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो देखने वाली है वो यूरिन का कलर है। अगर उसकी मकदार कम है, अगर उसका कलर डिफरेंट है यानी बिल्कुल कलरलेस नहीं है, और अगर उसकी गाढ़ा ज़्यादा है, ये 3 चीज़ें आपको खुद बंदे को आइडेंटिफाई कर दीजिए कि मेरा पानी पूरा नहीं है, मुझे पानी की मकदार ज़्यादा पीनी, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि तुमने 2 गिलास पीने हैं या 20 गिलास पीने हैं। सो ये सेल्फ चेक है छोटा सा, ये हम खुद अपने आप कर भी सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की कमर दर्द की, ये बिल्कुल ठीक है, हमारी एंगल ठीक नहीं है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा वार्म अप कर लें, तो ये सारी दर्दें और ये चुक पड़ने वाली चीज़ें सारी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमें इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को फिट करना पड़ेगा फिज़िकली, जैसे कि वेट अपना ठीक करना पड़ेगा, अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, ये चीज़ें अपनी कंट्रोल में करेंगे तो ये चुक भी नहीं पड़ेगी, दर्द भी नहीं होगी, मसल में खिंचाव भी नहीं होगा और बंदा ठीक रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर यही दर्दें प्रोलॉन्ग हो रहे हैं और हम लोग इनको इग्नोर करते रहें और वो एक मामूली सी पेन किलर खा के इनको इग्नोर कर दें और ये प्रोलॉन्ग करते जाएं, तो फिर ये ज़्यादा बैड सिचुएशन में हमें हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा अपनी डॉक्टरी चलाएंगे तो फिर वो डॉक्टरी लंबी पड़ जाती है। तो हम ज़रूर अपनी डॉक्टरी करें, जब हम सारे घरों में एक दूसरे को नुस्खे बताते रहते हैं कि फ़लाँ ने ये किया था तो तुम भी ये कर लो, बाज़ औक़ात ये चल जाता है लेकिन बाज़ औक़ात ये नहीं चलता। यानी अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं ठीक नहीं हो रहा या ठीक नहीं हो रही, मेरी दर्द ज़्यादा हो रही है, मुझे और दर्दें शुरू हो गई हैं, तो वो टाइम है जब आपको किसी न किसी से कंसल्ट करना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि तमाम चीज़ें छोटे से ट्रीटमेंट से, थोड़ी सी एहतियात से ये ठीक हो सकती हैं। अगर आप इनको प्रोलॉन्ग करेंगे तो फिर नौबत सर्जरी तक चली जाती है। अच्छा, इतनी भी नौबत चली जाती जी है? बिल्कुल चली जाती है सर्जरी तक? जी, तो कौन सी स्टेज होती है और इतनी क्या मतलब सिचुएशन उनकी बैड हो जाती है कि फिर उनको सर्जरी तक जाना? अब जैसे आपने पिंडली की दर्द बताई है, उसमें एक रीज़न इसकी शैटिका भी है, जो कमर की दर्द है, डिस्क की पेन है, ये भी पिंडली में आती है। और अगर ये ठीक नहीं हो रही, अगर आप इसका एहतियात नहीं कर रहे, तो अगर डिस्क एक हद से ज़्यादा स्लिप कर जाती है तो फिर नौबत सर्जरी तक आ जाती है। वो जो मैंने अभी क्लॉट वाली बात बताई है, अगर उसको टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो बाद अगर उसको खोल के तो फिर वो क्लॉट निकालना पड़ता है। अच्छा। तो एक लिमिट के बाद अगर ये महसूस हो कि मैंने सारा कुछ कर लिया है, घरेलू सारे टोटके इस्तेमाल कर लिए हैं और अब ये आराम नहीं आ रहा, तो वो टाइम है जब आपको किसी न किसी से अपने कंसल्ट करना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, बाज़ औक़ात सिर्फ एक विटामिन की गोली, एक छोटा सा इंजेक्शन आपको रिलीफ दे सकता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी गोलियों से भी रिलीफ नहीं मिलता। और दूसरा, मोहरों के दर्द की भी बहुत बात की जाती है डॉक्टर साहब, और कहते हैं कि वो अगर अपने दब जाएं या अपनी जगह से हो जाएं, पीछे हो जाएं, हिल जाएं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो उसका फिर क्या हाल है? हर चौथा पांचवा बंदा हमारे यहाँ पे मोहरों के दर्द का शिकार है। अच्छा, वजह उसकी यही है, एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर पोस्चर नहीं है। अच्छा। वो मैं हर दफ़ा एक ही बात कहता हूँ, यू शुड ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। तो जो कमर सीधी रखेंगे, चाहे हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, चाहे हम कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, चाहे हम घर में बैठे हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। नंबर एक, जिन लोगों को ज़्यादा देर ऑफिस में बैठना पड़ता है, अगर वो आधा घंटा बैठने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए उठ के चक्कर लगा के दोबारा आके बैठ जाएं, तो उनको कमर के दर्द होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, कर हम उसमें ये सकते हैं कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा। अब हम कमर के दर्द का ट्रीटमेंट भी करते हैं, अब हम डिस्क का ट्रीटमेंट भी करते हैं विदाउट एनी सर्जरी। हम उसके अंदर ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें ओजोन थेरेपी है, जिससे हम डिस्क जो है वो अपनी जगह पे वापस चली जाती है और पेन भी ठीक हो जाती है, उसको ऑपरेट भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इसकी नौबत उस सूरत में आएगी जब हमने अपना ध्यान नहीं रखा होगा।
ठीक है जनाब, आप लोगों ने अपना पोस्टर ठीक करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से आपको ये सारी पेन्स हो रही हैं, फिर उस हवाले से आप उसको डायग्नोज करके डॉक्टर से कंसल्ट करिए और तभी ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और किस तरह आप अपनी तमाम तर दर्दों को बेहतर कर सकते हैं इस पर बात की। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कभी हमने सोचा है कि हम शुक्रगुजार क्यों नहीं हैं? क्या चीज़ है जो हमें शुक्रगुजारी से रोकती है? हमारी ख्वाहिशात में से जब एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना, तो अभी उसका शुक्र अदा हमने किया ही नहीं होता कि एक नई ख्वाहिश जन्म ले लेती है और फिर वो नई ख्वाहिश इतना जोर पकड़ती है कि हम पिछली ख्वाहिश की तकमील का शुक्र अदा करना ही भूल जाते हैं। और कोई एक ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा है जो अपनी ज़िंदगी में 100% मुतमईन हो। किसी से भी आप मिलेंगे वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश ही नज़र आएगा और हर एक के मुंह से आप ये जुमला ज़रूर सुनेंगे या शिकवा करते हुए ज़रूर देखेंगे कि यार ये हो गया, वो हो गया। हम और आप फिर भी हज़ारों लाखों लोगों से बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुक्र अदा नहीं करते हैं और ये ही चीज़ हमारी ज़िंदगियों में बेसुकूनी की वजह बनती है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो फरमान है कि शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, लेकिन उसके बावजूद हम ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हैं। और ये मामला सिर्फ अल्लाह और इंसान के दरमियान ही नहीं है, बल्कि हम इंसानों के दरमियान भी यही सब कुछ चल रहा होता है कि हम लोग अपना मतलब निकलवा लेते हैं लेकिन उनका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ग्रैटिट्यूड शो करना सिखाया ही नहीं जाता आगाज से ही। तो शुक्रगुजारी की आदत अपनाने की क्या अहमियत है और क्या फजीलत है और ये हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब स्टूडियोज में कासिम अली शाह साहब हैं, मारूफ उस्ताद हैं और शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और ये मेरा शायद पसंदीदा मौजू है। अच्छा, क्योंकि मैं अगर मुड़ के देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो मेरी वायरल वीडियोस हैं, अगर वो टॉप 10 कहूँ तो टॉप 10 में सबसे ज़्यादा जो वीडियोस वायरल हुई वो ग्रेटिट्यूड पे हैं। और मैं कहीं ना कहीं इसका एक प्रीचर हूँ, बहुत अरसे से मैं इसको टीच कर रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ क्लासरूम्स में, इदारों में और अपनी वीडियोस के ज़रिए कि पाकिस्तान का जहाँ एक बहुत बड़ा मसला गुर्बत है, जहाँ एक बहुत बड़ा मसला महंगाई है, जहाँ एक बहुत बड़ा मसला बिजली है, जहाँ आज का बड़ा मसला सैलाब है, वहाँ एक बड़ा मसला नाशुक्रापन है। इस माशरे में शदीद नाशुक्रापन पाया जाता है। लोग वक्त के साथ साथ बेहतर होते हैं। हाँ जी। उनकी ज़िंदगी में कई तरह की आसानियाँ आती हैं। हमारी आंखों देखा हाल होता है। हम अपनी ज़िंदगियों को मुड़ के देख लें, अल्लाह ने हम पे कितना करम किया होता है। मैं क्लासरूम में एक एक्टिविटी करवाता हूँ। अच्छा। और उसको मैं यहाँ सिर्फ समझा सकता हूँ और कोई सुनने वाला देखने वाला उसको कर भी सकता है। मैं आज की डेट को, जिसे 2 सितंबर 2022 कहा जा रहा है, 2 सितंबर 2022, मैं कहता हूँ इसको सिर्फ आप 10 साल पीछे ले जाएं। ठीक है। आप 2 सितंबर और 2012 कर लें। जब आप 2012 में खड़े होंगे सितंबर की इसी डेट पे और उस वक्त 3 सवालों के जवाब दें, 10 साल पीछे खड़े होंगे। नंबर 1, आपका उस वक्त स्टेटस क्या था? नाम, उन्वान और पहचान क्या थी? ठीक है। यानी आपका नाम, उन्वान, पहचान, शनाख्त। अच्छा। वो आपका कोई कह लीजिए ओहदा था, वो ग्रेड था, वो दुनिया किस नाम से, मसलन इस वक्त आपको दुनिया एक एंकर के तौर पे जानती है और गुड मॉर्निंग का शो आप कर रही हैं। कासिम अली शाह को इस वक्त लोग मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, एक अदीब के तौर पे जानते हैं। 10 साल पहले जाएं तो मुमकिन है कि आपने स्क्रीन ना देखी हो, या मुमकिन है स्क्रीन तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, या मुमकिन है कि ये ख्वाब हो कि कभी ऐसा हो कि आप सिटी के किसी चैनल पे या किसी नेशनल चैनल पे हो। मेरा शायद कभी ख्वाब हो कि मैं सुबह उठ के कोई टीवी प्रोग्राम करूं, मेरा ख्वाब हो कि मेरा कोई इदारा हो, मेरा ख्वाब हो कि मेरी टीम हो, मेरा ख्वाब हो कि मेरी वीडियोस वायरल हो जाए। मेरी पहचान जो है वो उस ज़माने में एक टाउन तक महदूद थी। मैं तो एक ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये रोड पे चलते चलते अब सुबह उठ के घर से यहाँ तक आया हूँ तो कितने लोगों ने मुझे सलाम कर दिया। अब वो कौन है जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, जिन्होंने टीवी प्रोग्राम्स देखे हुए हैं? ये अल्लाह ने जो शनाख्त दी। पहला यानी सवाल जब आप पूछेंगे अपने आप से तो आपको पता लगेगा कि इसमें मेरा क्या कमाल है, ये अल्लाह ने 10 सालों में क्या करम किया। ये हमारे साथ किसी न किसी शक्ल में ये हो रहा होता है। आप अपना ओहदा देखिए, आप अपना ग्रेड देखिए,
अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि आप अपने मटेरियल्स गिनिए उस टाइम के, यानी आप अपनी सवारी देखिए उस वक्त क्या है, आप आज की सवारी देखिए वो क्या है, यानी 10 साल के फर्क से सवारी देखिए। तो कईयों की मोटरसाइकिल गाड़ी हो चुकी होगी, कईयों की छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, कईयों की एक गाड़ी 2 गाड़ियों में कन्वर्ट हो चुकी होगी, कईयों की आम सी गाड़ी एक बड़ी अच्छी गाड़ी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। अच्छा, मुमकिन है कि कोई घर के बगैर हो, यानी कि किसी के पास अकोमोडेशन उसने की हो, हॉस्टल में रह रहा हो, मुमकिन है इस वक्त वो किराए पे रह रहा हो, मुमकिन है किराए वाला जो अपने घर में रह रहा हो, मुमकिन है छोटे घर वाला बड़े घर में रह रहा हो। अच्छा, फिर आप देखें, एक दफ़ा मैं एक्सरसाइज करा रहा था, एक साहब ने कहा तो मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरे बच्चे भी हैं। तो यानी कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने करम किया, आज औलाद आ चुकी है। फिर आप मतलब मैं अगर देखूँ तो 2012 में जाके जब मैं देखता हूँ तो मेरे 2 बेटे थे, उसके बाद अल्लाह ने बेटी भी दी, मतलब बाद में अल्लाह ताला ने औलाद और दी। तो अब बंदा देखता है कि चीज़ें तो बड़ी हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि आप अपनी वार्डरोब खोल लीजिए जी, आप, मैं, हम सब, तो आपको पता लगेगा कि 10 साल पहले इतने कपड़े नहीं थे। हमारे पास तो कपड़ों की तादाद बढ़ी है, जूतों की तादाद बढ़ी है, हमारे जो गैजेट्स हैं जो हमने पकड़े हुए हैं वो पहले से बड़े बेहतर हो गए हैं। अच्छा, ये इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद हम खुश क्यों नहीं हैं? हम इसलिए खुश नहीं हैं कि हम शुक्र नहीं अदा कर रहे। शुक्र अदा करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हैप्पीनेस के साथ, यानी खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक और बड़ा तेजी के साथ जो ताल्लुक है ना, वो है शुक्रगुजारी के साथ, ग्रेटफुलनेस के साथ। ग्रेटफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स को और अपने पास जो हासिल है उसको अपना कमाल ना समझें, आप उसको किसी की अता और किसी की मेहरबानी समझें। तीसरा सवाल जो मैं अक्सर कहता हूँ, यानी पहला था आपका स्टेटस क्या, दूसरा मटेरियल गेन, तीसरा मैं कहता हूँ उस वक्त के ख्वाब क्या थे। सही। तो उन ख्वाबों से ज्यादा अचीव हो चुका है। कई लोगों के जो ख्वाब होंगे उनका साइज छोटा होगा और इस वक्त कितना कुछ अचीव हो चुका होगा। अच्छा, कुछ लोग यानी जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता हूँ ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें 10 सालों के फर्क से महसूस हुआ है, ये हमें हर वक्त महसूस होना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी अभी तो शुक्र नहीं महसूस हुआ। मैं कहता हूँ 20 साल पीछे चले जाओ, आप 2 सितंबर 2002 में 2002 पे चले जाए, आप 20 साल पीछे जाएंगे तो 20 साल पीछे से आज के दिन को सोचेंगे तो आप कहेंगे या बारी ताला तेरा कितना करम है। अच्छा, तब भी शुक्र नहीं हो, और पीछे चले जाएं, आप 1992 पे चले जाएं, 1992 पे चले जाएं, आप पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई हम इस दुनिया में तो शायद खाली हाथ आए थे, ये अल्लाह ने करम किया हमारी जिंदगी में, क्या क्या अनायतें, क्या क्या फजल, क्या क्या करम। अच्छा, एक और भी बताऊं आपको बड़ी मजे की बात, हम शुक्र को महदूद करते हैं सिर्फ मटीरियल चीजों तक, कभी हम इनटेंजिबल्स जो आंख नहीं देख पाती उसका भी शुक्र अदा करें। कैसे? मैं मिसाल देता हूँ, भाई आपके 4 लोग आपका एहतराम करते हैं, आप इतने भी मोहतरम नहीं है, अल्लाह ने करम किया हुआ है, आपकी गलतियों पे, आपकी कोताहियों पे, आपके गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है, लोग आपको बड़ा काबिल एहतराम समझते हैं, अल्लाह इज्जत देने वाला, आपको इज्जत दी हुई है। ये जो इनटेंजिबल है, लोगों का गुमान ये है कि यार आप एक अच्छे इंसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करें या बारी ताला ये लोगों का गुमान है मेरे बारे में कि मैं एक अच्छा हूँ इंसान, लेकिन मुझे अच्छा बनाई दे। अच्छा, अब अगली चीज, आप अपनी जिंदगी में बरकत और करम को महसूस कीजिए। आप हैरान होंगे कि थोड़े से पैसों के साथ भी आपका गुजारा होता रहा, आज भी कईयों के पास बहुत ज्यादा वसाइल नहीं होंगे फिर भी गुजारा हो रहा है। अच्छा, कईयों का बड़े बड़े रिसोर्सेज और बड़े बड़े वसाइल के बावजूद गुजारा नहीं हो रहा, तो आपको पता लगेगा कि इनटेंजिबल कितनी चीजें हैं। नहीं, दूसरा शाह साहब देखें, हमें सेहत 100% कितनी बड़ी तो नेमत है। आपका सांस आप चल रहा है, आप दिल धड़क रहा है, आपकी सेहत अच्छी है, आप आपकी आंखें देख रही हैं, आप जरा उसके साथ बैठ के देखिए जिसके पास आंखों की बेनाई नहीं है, जो मोहताज है, जिसकी कोई टांग नहीं है ठीक, जो पोलियो के साथ बेचारा जी रहा है, जो एक बाजू के बगैर जी रहा है, जिसका कोई एक बड़ी बीमारी जिसका उसको सामना है, आप उन लोगों को जाके देखिए। वो किसी ने एक मिसाल दी ना कभी जी, बड़ी वो वायरल हुई कि किसी सेठ ने सऊदी अरब के किसी हॉस्पिटल में 3 दिन रहने के बाद उसने कहा कि जी मेरा वो बिल मुझे ला के दिखाएं। तो उन्होंने बिल दिखाया तो उसमें जो ऑक्सीजन थी वो कितने रियालों में उसकी कीमत दिखी हुई थी, 3 डेज की ऑक्सीजन। अच्छा। क्योंकि मास्क लगा हुआ था। अच्छा। उसने कहा या बारी ताला मैं 70 साल बगैर बिल दिए तेरी ऑक्सीजन को एंजॉय कर रहा हूँ, ये 3 दिन हॉस्पिटल की ऑक्सीजन मुझे लेनी पड़ी है तो मुझे लग पता गया है कि तेरा कितना करम और फजल है। होता क्या है, हमें जो चीजें होती है ना महसूस नहीं हो रही होती, ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना महसूस नहीं हो रहा, दिल धड़क रहा है ना, ये जब तक कोई बीमारी ना आए तब तक पता नहीं लगता दिल धड़कना कितनी बड़ी चीज है। सांस सही चल रहा है ना, कोई मसला नहीं है, खांसी आती फिर पता लगता है कि ये सांस भी कितनी बड़ी नेमत है। आंख में कुछ पड़ जाता है ना तो फिर हम कहते हैं कि आंखों की बिनाई ये कितनी जबरदस्त कमाल की चीज है। और जैसे ही आपके कान सुनना जरा कम करते हैं तो फिर पता लगता है कि कानों की समात कितनी बड़ी कमाल की चीज मतलब थी। वही ना, हम लोग किसी मुश्किल में फंसते हैं तभी हम अल्लाह को याद करते हैं और पहले याद करें ना जी, शुक्र के साथ याद करें, अल्लाह के साथ, रब के साथ आपका ताल्लुक मोहब्बत का, शुक्रगुजारी का,
और इस चीज़ को मानने का कि उसकी मेहरबानी और अनायत है, उसकी जो करम नवाजी है बहुत ज़्यादा है। हम अगर यकीन करें, शुमार करें, वो हेलन किलर का शायद जुमला है, वो कहती थी वो आंखों से महरूम थी, उसकी आंखें नहीं थी। उसने कहा फिर भी उसका जुमला ये था कि मुझे इतना कुछ दिया गया है कि मैं उसको शुमार करते करते थक जाती हूँ और मेरे पास नाशुक्रेपन, क्रिटिसिज्म करने के, बुरा भला कहने का कोई जवाब ही नहीं होता। मैं कहता हूँ बारी तरह तूने मुझे कितना नवाजा हुआ है, कितनी मेहरबानी की, मैं उन्हें शुमार कर लूँ, बड़ी बात है। सो शुक्रगुजारी एक जज्बा है, शुक्रगुजारी एक लाइफस्टाइल है, शुक्रगुजारी हर वक्त रखने वाली चीज़ है। ये ऐसा नहीं है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सम टाइम जो हालात, वाकयात, चीज़ें आपको बुरी लग रही होती हैं, उसमें भी कोई खैर का पहलू है। यानी अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो कई ऐसे वाकयात हैं जो नापसंद थे आपको, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत रखी है। आगे जाके कोई ना कोई यानी सम टाइम, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मियाँ बीवी का रिलेशन है, वो खराब है रिलेशन, वो ठीक हो गया। अच्छा, जब वो ठीक होता है ना तो वो खराबी ही ठीक होने की तरफ लेकर आ रही होती है, और वो इतना ठीक हो जाता है कि बंदा कहता है या बारी ताला इस तरह अच्छा तो मैंने नहीं सोचा था। अब वो क्या है, वो खराबी से क्या हुआ, आपको शफा मिलनी थी। कई बीमारियां आपको अलर्ट दी जाती हैं, आप हाई अलर्ट हो जाते हैं अपनी सेहत के बारे में, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे रोज़ वॉक करनी चाहिए, मुझे ख्याल रखना चाहिए। एक सम टाइम आपका बच्चा थोड़ा सा बिगड़ता है और आप उसके बारे में बड़े कंसर्न होते हैं और किसी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं और वो कहता है कि इसमें टेंडेंसी है किसी बीमारी की, नफ्सियाती बीमारी की, आप इसे ध्यान दीजिए। आप शुक्र अदा करते हैं कि कम से कम डायग्नोज हो गया, वक्त पे पता लग गया, अब मैं इसे वक्त दूंगा तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि उस वक्त वो शायद बुरा लग रहा था, लेकिन उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई करम नवाजी। इसीलिए वो कहते हैं डॉट्स को जोड़ना चाहिए। लाइफ के जो डॉट्स है ना, एक डॉट के साथ दूसरा डॉट जुड़े, तीसरा डॉट जुड़े, तो आखिरकार एक पेंटिंग बनती है, पिक्चर। जिंदगी की जो पिक्चर है वो खुशी और गम के डॉट्स के जुड़ने से बन रही होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ खुशियों के डॉट हो, और खुशी और गम के डॉट सारे मिलते हैं, एक पेंटिंग मुकम्मल होती है और पता लगता है कि जिंदगी जो है वो कितनी शानदार चीज है। तो शुक्र हर वक्त होना चाहिए। शाह साहब, जो हम लोग ज्यादा की और उससे भी ज्यादा की ख्वाहिश लेके बैठे रहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं, हम शुक्र अदा कर रहे हैं लेकिन हमें इससे भी ज्यादा चाहिए, हम शुक्र अदा कर रहे हैं लेकिन हमें इससे बड़ी चीज चाहिए। ये भी तो एक चीज हमारे अंदर पाई जाती है। मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश से जान नहीं छुड़ाई जा सकती, ख्वाब से जान नहीं छुड़ाई जा सकती, लेकिन दो चीजें ना कहीं सीख लेनी चाहिए। वो क्या है, एक तो शुक्रगुजारी है, ये सीखने वाली चीज है। दूसरा कनात है, कहीं ना कहीं रुकना है आपने। क्योंकि याद रखिए, लालच जो है ना वो दुश्मन है आपकी खुशियों का। जितना ज्यादा आप में लालच होगा ना उतना ज्यादा बेसुकूनी होगी। यानी लालच का मतलब है ऑब्सेस्ड, आप ऑब्सेशन का शिकार हो गए। ऑब्सेशन का शिकार इंसान इंजॉय नहीं कर सकता, खुश नहीं हो सकता। मसलन मिसाल लीजिए, तरक्की करनी है, तरक्की करना एक फितरती सब में पाया जाता है कि आप, मैं, हम सब जो सुन रहे हैं, हम चाहते हैं हम आगे बढ़े। लेकिन फर्ज करें किसी में खब्त पाया जाता है तरक्की करने का, ऑब्सेशन है, जुनून है, वो जुनून की वजह से मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं करेगा, वो प्रेजेंट में नहीं रहेगा, जो हमारे पिछले प्रोग्राम हम कर चुके हैं कि हाल में रहना भी बड़ा जरूरी है। सो लालच जो है उससे बचना चाहिए। मैं ये भी बताऊं कि दीन पैसे को मना नहीं करता, दीन लालच को मना करता। दीन आपका ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाएं, पैसे कमाएं, खुशहाल हो, दूसरों की मदद करें, हज करें, उम्रे करें, लंगर बांटे, आसानियां करें, ये सब कुछ दीन जो है वो इनकरेज करता है। दीन में तो देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऊपर वाला जो हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी मदद करने वाला हाथ, उसको इनकरेज किया गया, लेकिन लालच को मना किया गया। यानी बंदे में लालच नहीं होना चाहिए। लालच का मतलब है कि आप ऑब्सेस्ड हैं, कि आपने कट थ्रॉट, गले काट के आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं, हसद कर रहे हैं, बुग़्ज़ कर रहे हैं, दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते। किसी को तरक्की करता देखते हैं तो आप उसको बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन इस तरह की स्टेज पर जाके आप शुक्रगुजारी करेंगे तो वो शुक्रगुजारी मानी जाएगी। देखिए, मेरा कहना ये है कि शुक्रगुजारी एक ज़हनी हालत है। ये ज़हनी हालत, ये कनेक्शन आपका और आपके रब के बीच, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। इसका मतलब ये भी है सारा क्रेडिट उसको जाता है, आपका क्या कमाल है। फर्ज करें जी आप तरक्की करके, मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए, आपकी मेहनत करने का जज्बा तो अल्लाह ने दिया आपको। आप कहें जी मैं जिंदगी में बड़ा समझदार था, वो समझदारी किसने दी है? अल्लाह ने आपको दी है। आप कहें जी मेरी पीआर स्किल्स बड़ी अच्छी थी और मैंने लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाए और यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो पीआर स्किल्स, वो अच्छा रवैया, वो एटीट्यूड किसने दिया? वो अल्लाह ने दिया आपको। आप कहें जी मेरी जो है ना वो चालाकी और समझदारी, वो समझ और चालाकी कहाँ से आई? अल्लाह की मेहरबानी है। सो कहने का मकसद ये है कि वो सब लोग जो मिट्टी को हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है, वो अल्लाह की मेहरबानी है, वो अल्लाह का फजल और करम है। तो शुक्रगुजार इंसान वो हर वक्त सरापा शुक्रगुजार होता है। वो इंसानों का भी शुक्रगुजार होता है। जो आपने आज के आगाज़ पे कहीं बात बड़ी अच्छी कही कि अल्लाह का शुक्रगुजार तो होना चाहिए, लेकिन हदीस के अल्फाज ये हैं कि जो शख्स इंसानों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। यानी हमें अपनी ज़िंदगी में ढूंढ ढूंढ के
उन इंसानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भी एक्टिविटी मैं अपनी वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में करवाता रहा हूँ कि अभी के अभी अपने टेलीफोन को उठाइए और अपनी ज़िंदगी के मोहसिनों का शुक्रिया अदा कीजिए। उनको कहिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अगर मेरी ज़िंदगी में फलाने वक्त में ना होते, देखिए आपकी ज़िंदगी में जो आपने भेजा है ना वो लौट के आएगा। आपने किसी को खुशी भेजी है तो वो खुशी शुक्रिया जब अदा करते हैं तो खुशी बढ़ के जाती है, फिर वापस भी आती है। तो आप जब शुक्रिया अदा करते हैं, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा कीजिए। खुदारा अगर हयात हैं वालिदैन, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर नहीं है हयात, उनके लिए फातिहा पढ़िए और उनसे जुड़े हुए आपके अपने बहन भाई, उनके रिश्तेदार, उनका ख्याल कीजिए। क्योंकि शुक्रगुजारी जो है वो बाहर सूरत, किसी भी सूरत आपको लाजमी अपनानी चाहिए। अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा कीजिए। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, मुझे बड़े लोग कहते हैं कि शाह साहब हमारे पास इल्म बड़ा है, समझ बड़ी है, ये आपको मिलेंगे ऐसे, डिग्रियां बड़ी हैं, बरकत कोई नहीं, सर कहीं नहीं पहुंच सके। मैं कहता हूँ जी आप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रक होगी। वो कहते हैं जी क्या? मैं कहता जी जिस बंदे से आपने सीखा, जिस बंदे से फायदा लिया, आपने उसको डिनाई किया। जब आप जिससे फायदा लिया, जिस जगह से, जिस इदारे से और जिस शख्स से आपने फायदा लिया और आप बाद में उसकी बदी करते हैं, यानी शुक्रापन करते हैं, उसका गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, आपकी जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है। इल्म में भी, मेहनत में भी, जिस्म में भी, मामलात में भी, काम में भी, प्रोफेशनल हर चीज से बरकत खत्म हो जाएगी। बरकत खत्म होगी, आप कहेंगे सब कुछ है, तरक्की नहीं हो रही। वजह क्या है? सुकून नहीं, आपने शुक्र नहीं अदा किया, आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया। सो हमें ढूंढ के एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये बड़े अहम लोग थे जिनके बगैर मेरी जिंदगी की कहानी नामुकम्मल थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसके साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मोहसिन हैं आप लोगों के, जिन्होंने कोई ना कोई किरदार अदा किया है आपकी ज़िंदगी में, उनका भी शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद थे, मारूफ उस्ताद हैं। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी और पुरसुकून आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कौन सी किताब से तारुफ हमारा करवाएंगे, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। आज बुक शेल्फ में 2 किताबें हैं। पहली किताब है मोहब्बत लाजमी करना, अली अहमद कियानी की। ये एडवोकेट हैं और साथ शायरी करते हैं और ये इनका दूसरा मजमुआ कलाम है। अली अहमद कियानी की किताब जब मुझे मिली तो मैंने इसका मुताला करना शुरू किया तो 2-3 चीज़ें जो थीं वो बहुत खुशगवार थी। नंबर 1 ये कि ख़ुद से ना भी उनका दिबाचा या जो बैक वो कवर होता है या फ्लैप वगैरह ये ना भी पड़ा हो तो भी आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं खुद से इसकी किरत करके कि इनके यहाँ मौसीकियत है इनकी शायरी में। यानी इस शायरी के अंदर खुद एक गनाइयत तो है ही, इस शायरी को गाना आसान है। यानी आप समझ लें सिंगिंग फ्रेंडली जिसे कहना चाहिए। ये बड़ी कम शायरी होती है जो सिंगिंग फ्रेंडली हो। ये गुलूकारों के पास बैठ के पता चलता है, उनको सुनाए मिसरा, वो ज़ाहिर है उसके मुताबिक फिर वो कंपोजिंग जो भी करनी होती है उसकी कंपोजिशन बनाएंगे। यानी जो म्यूजिशंस हैं और सिंगर्स हैं उनके पास बैठ के पता चलता है कि आया आपके मिसरे में ये सिंगेबिलिटी है कि नहीं है। तो अली अहमद के पास कि को अल्लाह ताला ने ये जो नेमत अता की हुई है और ये आप ख़ुद से नतीजा निकालेंगे, लेकिन आपके इस नतीजे पे इस्तनाद जो है उसकी मोहर तब लगेगी जब पीछे ग़ुलाम अली, उस्ताद ग़ुलाम अली जो हैं उनका आपको ये अल्फाज पढ़ने को मिलेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अली अहमद कियानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं और वो उर्दू गज़ल के कल्चर और मिजाज से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो नहायत मयारी और मुनफरिद गज़ल कहते हैं। उनके कलाम में जा बजा इश्क व मोहब्बत के मौज़ूआत की रंगारंगी नज़र आती है। उनकी हर गज़ल तरन्नुम और मौसीकियत से भरपूर है। गज़ल में गीत का रंग भी नुमायाँ है। उन्होंने गज़ल को इसके हकीकी रूप और क्लासिकी रूह के साथ पेश किया है। उस्ताद ग़ुलाम अली, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वो ग़ुलाम अली। तो पीछे उनके साथ एक तस्वीर भी है उनकी। तो इसकी अली अहमद की एक और ख़ूबी ये है कि ये तज़मीन बहुत अच्छी लिखते हैं। तज़मीन सलमान गिलानी साहब ने जो इसका दबाचा लिखा, जो मशहूर मज़ाहिया शायर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो उनके वालिद की जो है ना क्या से क्या हो गए देखते देखते, उसकी तज़मीन भी अली अहमद ने की हुई है। और एक और तज़मीन में आपको बल्कि तज़मीन ये उससे बेहतर है कि हम इसको कहें कि उस ज़मीन में लिखी हुई है ये गज़ल। ये सुनिए आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन में है। दिल में कोई बसा नहीं होता, ज़िंदगी में मज़ा नहीं होता, इश्क में लोग सुरखरू भी हैं, हर किसी से दगा नहीं होता, उम्र भर क्यों रहे यूं ही तन्हा बंदा, आखिर खुदा नहीं होता।
है ना, और तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो मोमिन खान मोमिन की ज़मीन में इन्होंने एक बहुत खूबसूरत गज़ल कही है। अली अहमद का ये कमाल है कि छोटे मिसरे साहिल मुमतना आसान मिसरे, जिसकी वजह से इसमें इसको गाना आसान है और ख़ूबसूरत गज़ल कह रहे हैं और रिवायत से वाबस्ता हैं, और जदीद गज़ल जो है वो उसके सोते रिवायत से ही फूटते हैं। दूसरी किताब जो है वो इत्तिसाल है अकरम जाज़िब की, और इसको रोमेल पब्लिकेशंस ने शाया किया है। ये अकरम जाज़िब बड़े ही अच्छे शायर हैं, ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद हैं। ये इनका तीसरा शेरी मजमूआ है जनाब, और इनके यहाँ हमें पढ़ने के बाद लगता है कि ये बाकायदा शेर इनका मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्राफ्ट के चक्कर में, क्राफ्ट को चुस्त करने के चक्कर में मिसरे पे रंदा मार मार के उसकी शेरियत का एसेंस ज़ाया नहीं करते। बाज़ होते हैं लोग कि मिसरे को सीधा करते 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 वो जो एक कलाम का हुस्न होता है उससे हाथ धो बैठते हैं, ना फसी रहता है ना बलीग रहता है, बस ये जो है ना वो अच्छा मौजू आप समझ लें वो हो जाता है, यानी उनके ख्याल में मौजू हो जाता है। तो तसन्नो से पाक इनकी शायरी है और बड़े बड़ी फितरी बहाव है उसका। एक और बात जो अकरम जाज़िब के गज़लों के मुताले के बाद मुझे पता चली वो ये थी कि ये भी हमारे जो सीनियर उस्ताद थे शहजाद अहमद साहब, वो भी काफ़िये के तमाम इम्कानात को एक्सप्लोर करते थे। गोया काफ़िया एक साइड पे लिख लिया अपनी डायरी में और उसके बाद फिर उससे जो ख्याल जन्म लेता है उसको शेर में परोया। तो ये प्रैक्टिस बहुत सारे शुअरा कराम करते हैं। अकरम जाज़िब अगरचे अपनी ही शायरी में ये फरमा रहे हैं एक मतले में कि ये रविश ठीक नहीं है, शेर आमद का शेर होना चाहिए, लेकिन बाज़ जगहों पे इन्होंने बहुत तवील गज़लें कही हैं। इसका मतलब है कि ये लंबे सांस के शायर हैं जो मुश्किल काम होता है, और शहजाद साहब की तरह इन्होंने काफ़िये के तमाम इम्कानात को एक्सप्लोर भी किया है। और हम जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि मतला जो है वो कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनकी जो मैं देखता हूँ कि बहुत ही शानदार नज़्में गज़लें इनकी बहुत ही अच्छी हैं। एक इनकी जो नात है उसमें मैं आपको हैरत अंगेज़ मतला सुनाता हूँ। सहाबियों की वफ़ादारी पर लिखा जाए, तबूक व बद्र की तैयारी पर लिखा जाए। सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपका हुस्न है इसमें क्या आँच खूबा हम दारन। ठीक है जी, अहमद अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और आजकल सिर्फ लाहौरियों का ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान का एक ही सबसे बड़ा मसला है, वो है महंगाई का। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह गुज़श्ता माह तारीख की बुलंद तरीन सतह 43% तक जा पहुंची थी, जो इस माह 50% से भी जायद हो चुकी है। एक तरफ हम देखते हैं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाब आने की वजह से अशिए खुर्द-व-नोश की कीमतें आसमान को पहुंच रही हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई कम करने के दावे से आने वाली शहबाज हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। दुनिया के मुहज़्ज़िब मुआशरों में जब कोई आफत आती है ना तो लोगों को रिलीफ मुहैया किया जाता है, लेकिन यहाँ मामला उलट ही दिखाई देता है। एक जानिब गिरा फरोश और मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो चुके हैं और रही सही हुकूमत ने कसर निकाल दी और महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 235 रुपए 98 पैसे हो चुकी है। डीजल की कीमत में भी 2 रुपए 99 पैसे इजाफा किया गया है और अब उसकी कीमत 247 रुपए 43 पैसे हो चुकी है। मिट्टी के तेल में भी 10 रुपए 92 पैसे का इजाफा किया गया है। शहरियों ने पेट्रोल में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आलमी मंडी में जनाब हम देखते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगा होता जा रहा है। तो हुकूमत ने क्यों ठान रखी है कि गरीब आवाम को किसी भी सूरत रिलीफ फराहम नहीं करना है? इस पर बात करेंगे और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं। आसिफ बेग मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर है मुआशी उमूर के। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप?
शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए, हम देखते हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। दोबारा से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, किस वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा पहले तो चढ़ गई थी, फिर उनमें काफ़ी सारी तरीके से उनमें कमी आई है, और ख़ास तौर पे यानी कि 1-2 रोज़ से उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। और लेटेस्ट इस पोजीशन ये है कि जो ब्रेंट है इसकी कीमत तकरीबन $94 पर बैरल है। और नेचुरली जो ऑयल की जो प्राइस डिटर्मिनेशन है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल जो है मोस्टली इंपोर्ट होता है। हमारी इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम भी है, और इसके अलावा LNG वगैरह भी बहुत इंपोर्ट होती है, जो भी इससे रिलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, हमारा एक्सचेंज रेट बड़ा अनस्टेबल हो गया था, तो उसमें भी रिलेटिवली काफ़ी पिछले 5-7 रोज़ से ये वर्ल्ड बैंक और IMF से हमें जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मिल गई है। तो उसमें जो डॉलर भी है वो 218-219 रुपये के बराबर हो गया, उसमें निस्बतन कमी आई है। तो ये फैक्टर्स डेफिनेटली हैं जो पब्लिक की ख्याल था कि ये, और लोगों का भी ख्याल था कि इसको इम्पैक्ट करेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पहले तो जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे मुल्क के लोकल मामलात हैं, महंगाई या अब सैलाब की सूरत हाल आई है, तो उस पर गवर्नमेंट्स अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन अब जो IMF की जो फैसिलिटेशन है, जो उसको लोन की इंस्टॉलमेंट मिली है, उसमें काफ़ी सारी कंडीशनैलिटीज़ हैं। अच्छा। बड़े माइक्रो लेवल पे भी कई जगहों पे उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो गवर्नमेंट को उनकी कंडीशंस को कंप्लाई करना होता है। और पहली तो बात ये है कि आप इस बात को ज़हन में रखें कि मोस्टली पाकिस्तान में तेल जो है ना ट्वाइस ए मंथ इंपोर्ट होता है, हर 2 हफ्ते के बाद। प्राइस रिवीजन भी इसलिए 2 हफ्तों के बाद होती है। दूसरी बात ये है कि ये फार्मूला है जो वो ये है कि जो 15 दिन की पिछले 2 हफ्तों की जो एवरेज प्राइस हो ना, उसके हिसाब से होता है। अब दुनिया में देखें ये इसमें तेल की यूक्रेन की वॉर के बाद जो फरवरी में शुरू हुई थी, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी प्राइसिंग में। इंटरनेशनल कभी बढ़ता है, कभी कहते हैं रिसेशन फियर्स है, फिर कीमत कम हो जाती है, कभी कहते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं, सप्लाई साइड कम हो गई है, कभी ओपेक जो है अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है, कभी वो यानी कि लीबिया में फलानी जगह पे कुछ पाइपलाइंस जो है वो वर्क नहीं कर रही, शॉर्टेजेस क्रिएट हो गई हैं। तो बाहर स्पेकुलेटर्स कोई भी रीज़न असाइन करके उसकी प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं, उससे हमारा मुल्क इम्पैक्ट हो रहा है। और नेचुरली हमारी जो है इसका ऊपर सबसे बड़ा जो कॉस्ट जो इन्फ्लेशन है, आपने सही कहा कि ये जो अगस्त के महीने में हमारी इन्फ्लेशन जो है 44.3% रही है, जो 47 ईयर्स की हाईएस्ट लेवल है। और नेचुरली और अब सैलाब के बाद ख़ास तौर पे ये आपने देखा है शॉर्टेजेस क्रिएट हुई हैं, और काफ़ी सारे ख़तरात हैं कि इसमें मज़ीद बढ़ाई होगी, कीमतें बढ़ी हैं। तो वो तो नए इन्फ्लेशन के फिगर्स आएंगे तो वो तो बात की बात। लेकिन इस वक्त जो है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है, जो गरीब आदमी को ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसमें ज़्यादा तेज़ी है, ज़्यादा बढ़कर उस पर बड़ा इजाफा हुआ है, तो जिससे गरीब आदमी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब इससे ये है कि नेचुरली जो कॉस्ट ऑफ आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसमें हायर फ्यूल प्राइसेस, हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। आपने देखा है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है, जो महकमा शुमारियात के जो साल के आए हैं फिगर्स, उसमें हमारी जो इन्फ्लेशन है जो एनुअल है हमारी पाकिस्तान की जो अभी तक जारी है एनुअलाइज ईयर बेसिस के ऊपर, वो तकरीबन 28% के करीब आ रही है। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर तेल की कीमतें और एनर्जी ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ख़ास तौर पे ये दालें हैं, ये इनकी कीमतें तकरीबन 70% ऑन एवरेज इनकी कीमतें बढ़ी हैं साल में। इसी तरह ये हमारे यहाँ जो पाम ऑयल है, पाकिस्तान तीसरा चौथा बड़ा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, उसकी कीमतें भी बहुत बढ़ी हैं। अच्छा, अब वो डॉलर की और रुपये की जो पैरिटी फ़र्क हुई, उससे कीमतें लोगों को जो इम्पोर्टेड आइटम्स थे, आप हैरान होंगी कि पाकिस्तान में 70% दालें इंपोर्ट होती हैं। हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, उसी से दालों की कीमतें इतनी बढ़ी, 70% से ऑन एवरेज कीमतें बढ़ी हैं दालों की साल में। तो अब इस सारी सूरत हाल में ऊपर से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें बड़ी स्ट्रिक्ट अच्छी मैनेजमेंट चाहिए अपनी प्राइसिंग कमेटीज, उसमें ना होने के बराबर है सर। जी, वो ना होने के बराबर है। आप इसमें एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। मार्च के महीने में
ये जो $1800 का पर टन था ये तेल जो है खाने का, जी जी ये उसकी कीमत अब $1050 टन लगी, उस कीमत में गिरी है, लेकिन उसकी यहाँ पे कीमत उतनी ही है। जी हाँ जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक जो है ना एक लॉज सारे हैं, मसलन आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, जो एंटी मतलब इसमें कंपटीशन कमीशन के रेलिवेंट लॉज हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फाउल किस्म की जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको कंट्रोल करने या चेक करने के तरीके हैं, लेकिन उनको इन्फोर्स करना उनको गवर्नमेंट ने करना है। तो इसीलिए एक दफ़ा कीमतें बढ़ जाएँ तो सबसे बड़ा जो इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूटर है वो है तेल, खुर्दनी तेल, खाने पीने की चीज़ें, जिसमें डॉलर की जो पैरिटी डिस्टर्ब हुई, इंटरनेशनली भी कमोडिटी प्राइसेस का सुपर हाई प्राइस साइकिल है, और तीसरी हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट और के मुराद है हमने गवर्नेंस के जो स्ट्रिक्ट बेस जो है अडॉप्ट करने में हम कामयाब नहीं हुए, तो जो अल्टीमेटली कैजुअल्टी है वो पब्लिक है। लेकिन सर इम्पैक्ट तो पब्लिक पे ही आ रहा है ना, जी, हम लोग ही पिस रहे हैं। जी, जो जी। एक जो आम बंदा है वो पिस रहा है, उसके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है। वो बिजली आप देख सकते हैं, बिजली के जो बिल हैं वो कितने आ रहे हैं। अब इंसान इतना मजबूर होकर रह गया है कि अब वो सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। 15 दिन बाद दोबारा से पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, तो कोई हल है इसका कि हम लोग रिलीफ दे सकें आवाम को? अब देखिए हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल इस तरह है, जिस तरह वो एक बहावरतन में कहूँ, जैसे सर्दियों में हो ना, कोई आपके पास कंबल छोटा हो, सर डांपे तो पाँव नंगे, पाँव डांपे तो सर नंगा। यही बात हो रही है पाकिस्तान में, रिसोर्सेज हैं बहुत कम। इसका जो सबसे बड़ा जो हल है कि हमारे यहाँ जो इतने बड़े डेफिसिट क्रिएट हुए थे, आपको याद होगा कि जो पिछले साल हमने तकरीबन $80 बिलियन की इंपोर्ट्स की हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 31-32 बिलियन डॉलर्स की थी, और तकरीबन 31-31.5 बिलियन डॉलर की हमारी एनुअल रेमिटेंसेस थी। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो तकरीबन 19-20 बिलियन डॉलर था। इसी से एक्सचेंज रेट ख़राब हुआ, इसी से ये जो सारी शॉर्टेजेस क्रिएट हुई और ये लोगों ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाए। और अब ये देखना है कि पब्लिक, सबसे बड़ा इसको एक मिसाल दूँ, जो इन्फ्लेशन है ना, ये सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसकी कैजुअल्टी पब्लिक है। ये सारी जो शॉर्टेजेस हैं, जो एक्सचेंज रेट या जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर में वो लॉसेस कर रही हैं, उनका तकरीबन 1000 अरब रुपए का लॉसेस गवर्नमेंट अदा कर रही है, जो अल्टीमेटली पब्लिक की जेब से जाता है। तो अल्टीमेटली ये सारे जो लॉसेस, शॉर्टेजेस, चोरी और हायर जो आपको पता है, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये भी बहुत बड़ा आजकल इशू बना हुआ है। इसमें वो इसके अंदर इसमें मद में कोई आदमी इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता या वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये किस फार्मूले के तहत कैलकुलेट हुआ। एग्जैक्टली। और ये हमारे मुल्क के अंदर कि अगर मतलब यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, गवर्नेंस सही नहीं होगी, शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी, और उसके बाद जो पब्लिक है ना वो है 22 करोड़ की आबादी, ठीक है, और 22 करोड़ की आबादी के अंदर हमारे यहाँ डिमांड कंट्रैक्शन नहीं है। यानी कि होते हैं ना आपकी ये हमारी गरीब लोग हैं, इन इलास्टिक डिमांड है। आप फैसला कर लें सुबह कि आपने आलू की कीमत 50 रुपये बढ़ानी है, लोग फिर भी खरीदेंगे मजबूर होकर। अभी भी खरीद रहे हैं बेचारे। देखिए प्याज और टमाटर की कीमत कहाँ पहुंच गई है, 500-500 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। अब देखें, अब दूसरी बात ये है कि ये तो है फ्लड्स की वजह से हमारी क्रॉप जो खराब हुई है, अब प्याज की और टमाटर की खास तौर पे कीमतें बहुत बढ़ी हैं। अभी असेस नहीं किया ये दूसरी चीज़ों की कीमतें में क्या इफेक्ट आएगा। सब्जियां सबकी बढ़ गई, बहुत बढ़ी हैं। अब पाकिस्तान जो है उससे इंपोर्ट करना है। जी। आज ही सुबह मैं न्यूज़ में देख रहा था कि ईरान और अफगानिस्तान से ये शुरू कर रहे हैं टमाटर और ये प्याज, और इंडिया से हमने करना है या नहीं करना इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक इस पर भी गवर्नमेंट को जल्दी फैसला करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की इतनी बड़ी कॉस्ट, कैसे लोग पैसे देंगे इतने, तो इसके मुताबिक बहुत तेज़ी से फैसला होना चाहिए। लेकिन अगेन उसका मसला ये है कि जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे उसका हमें डॉलर टर्म्स में पे करना पड़ेगा। अगेन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर उसका दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो एक नेचुरल एक जो है काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ी नहीं है, बड़ी नॉमिनल सी ग्रोथ है। क्या वजह है, आपको क्या लगता है? इसमें देखिए बात यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें पहली तो बात है जहाँ पे आपका इंडस्ट्रिस्ट है, जी जी, उसको इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, खासतौर पर बिजली के रेट्स इतने बढ़ेंगे जो रीजनल पर्सपेक्टिव में आप उनको मैच नहीं कर रहे।
और हमारे यहाँ दूसरी सबसे बड़ी वजह है महंगाई की वजह से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया बढ़ा है। दी, बिल्कुल। आपको पता है जो पॉलिसी रेट है 15% है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी तो आपकी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अच्छा, अगर आपकी कुछ लोग आपके प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं खरीदेंगे या उनकी रिसेशन या डिप्रेशन टाइप होगा, तो उसमें ये होगा कि अगर कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, ऊपर से गवर्नमेंट ने बहुत जो बड़े सेक्टर्स हैं उन पर 10% सुपर टैक्स लगाया। जी जी। अच्छा, उनसे अगर उनके पास सरप्लस फंड नहीं होंगे, वो मजीद एक्सपेंशन नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा है, तो उससे वो कंपेटिटिव नहीं है रिलेटिवली अपने रीजनल पर्सपेक्टिव में अपने दूसरे जो कम्पीटिंग कंट्रीज हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। हाँ, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सोर्स है वो जो हम टैप कर सकते हैं, वो है इसका आईटी का, आईटी एक्सपोर्ट्स, आईटी और आईटी एनेबल्ड एक्सपोर्ट्स। इंडिया की 200 बिलियन डॉलर्स की हैं, पाकिस्तान की तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर की हैं। गवर्नमेंट का एक प्लान किया है कि इसको हमने आने वाले 3-4 सालों में 15 बिलियन डॉलर करना है, जो कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी तो टैक्स लगाए हुए हैं सर। अब तो पहले तो खैर बिल्कुल टैक्स फ्री था, बड़ा नॉमिनल सा टैक्स लगाया है, लेकिन मेरा ख्याल में वो इतना नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो हमारी आईटी है ना, जी जी, आपने इसको अपने आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है तो आपको ना अपने प्रोफेशनल्स के लिए डेवलप करने पड़ेंगे। आपने आईटी के क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें और एक क्रेडिबल जो ताकि वो डिलीवर कर सके, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो उसमें हमारे यहाँ हमें बहुत सारे क्रेडिबल अदारे बनाएं और यानी कि उसकी एकेडमियाँ और जो इंडस्ट्री है उसकी आपस के अंदर अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उस किस्म के प्रोफेशनल बनाएं। और हमारे पास बहुत पोटेंशियल है कि इसमें हम बहुत फास्टर तरीके अपनी एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने इंटरनल रिसोर्सेज जो है ना उनको बढ़ाना होगा। अब बहुत लंबा इशू है, प्रोग्राम में शायद वो वक्त ना आपके पास हो। ये टैक्सेशन जो है हमारे यहाँ जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वही है। अब नए टैक्स पेयर्स हम क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुए। एग्रीकल्चर पे तो पहले भी टैक्स नहीं था, तो अब तो जो हालात हो गए सैलाब की वजह से उस पर तो कैसे लगाएंगे। और मौजूदा जो गवर्नमेंट जो है, जो मौजूदा इस बजट में रिसोर्सेज एलोकेटेड थे, वो नेचुरली उनमें चेंजेस आएंगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है और पब्लिक की जो इफेक्ट 3 करोड़ आबादी इफेक्ट हुई है, उनको रिहेबिलिटेशन, रोज़गार के ज़राए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, तो ये सारी चीज़ों में रिसोर्स एजुकेशन उसके बुनियादी तौर पर कुछ चेंजेस आएंगी। तो और ऊपर से आप देखते हैं और खुदा करें कि ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं इनमें तेज़ी आए, कमी आए और हमारा एक्सचेंज रेट और बेहतर हो। हमारा जो नेशनल डेट है, आपको पता है तकरीबन 4,000 अरब रुपया, 3,950 अरब रुपये के करीब हमारी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट हमारी कम हो, हमारा जो डेट का साइज है ना, मतलब बहुत कम हो ताकि डेट थोड़ा सा कम हो हमारा। जी जी। लेकिन सर ये जो IMF से हमें इंस्टॉलमेंट मिली है 7 और 8, इसकी वजह से कोई मैशियत पर हमारे फर्क पड़ेगा, कोई रिलैक्सेशन मिलेगी? नहीं, वो आप सही कह रही हैं। ये लोन मिलना जो है ये आपकी एक किस्म की बेंचमार्किंग हो जाती है कि IMF जैसे अदारे ने आपको इंडोर्स किया है कि आपकी जो इकोनॉमी है या आपकी उसकी मैनेजमेंट है वो आप एक रीजनेबल तरीके से, अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो इट विल रिमेन विद इन लिमिट्स और इट्स बीइंग मैनेज्ड नाइसली। लेकिन उससे ये होगा, लोन की अमाउंट तो 1.16 बिलियन डॉलर जो है दैट इज़ जस्ट नथिंग जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे तो 31 बिलियन डॉलर के रिक्वायरमेंट्स हैं ये इस फाइनेंशियल ईयर के, ये डॉलर टर्म्स में रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन उससे ये है कि IMF की जब बेंचमार्किंग हो जाती है, एंडोर्समेंट हो जाती है, तो आपके कई फ्रेंडली कंट्रीज से हैं जिनसे आपको डिपॉजिट्स, जिनसे उनकी इन्वेस्टमेंट, जिस तरह हमारे कुछ ममालिक ने UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना और टर्की जैसे ममालिक ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कमिट की हैं, डिपॉजिट्स दिए हैं। और उसके अलावा हमारा प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है। ये जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं इनका बेहतर हाल ये है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए, तो ताकि उनके अंदर जो इनके ओवर स्टाफिंग हुई है, कॉस्ट इनएफिशिएंसीज हैं, लॉसेस हो रहे हैं, वो कंट्रोल हों, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से नई मैनेजमेंट, प्राइवेट मैनेजमेंट है उसके तहत काम करें, तो ताकि गवर्नमेंट के ऊपर फर्दर लॉसेस ना आए। तो उसके अंदर ये आपको हो जाएगी। फिर तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरनेशनल डेट मार्केट है।
उसके अंदर आपकी जो IMF जो लोन से मिलने की वजह से आप अगर चाहें तो इंटरनेशनल मार्केट में आप बॉन्ड्स और सकूक ये फ्लोट कर सकते हैं। अच्छा। उनसे बोरिंग कर सकते हैं और उससे आपकी बोरिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि IMF की जब आपकी एंडोर्समेंट हो, लोन वगैरह मिल जाए तो इन्वेस्टर्स के नुक्ता नज़र से कंट्री रिस्क पर कम हो जाता है। तो उससे आपकी बोरिंग कॉस्ट भी कम होती है और आपको एक एवेन्यू मिल जाता है, आप इंटरनेशनली बोरो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत हम तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर है मुआशी उमूर में। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और फ्यूल प्राइस का जो एक हाइक आया हुआ है उसकी इजाफा किया गया है, उसकी वजह से बाकी जो चीज़ें हैं उनमें कितना इजाफा होगा उस पर बात की और मईशत के बारे में बात की कि किस तरह उसको बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह की पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं। आसिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात तो हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें लड़कियां एक बार फिर से लड़कों पर बाजी ले गई हैं और 2 स्टूडेंट्स हैं, मरीम यूसुफ और सबा साकिब, ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं 1095 और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1094 नंबर लिए हैं, जबकि 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1093 नंबर्स हासिल किए हैं। और लड़कियों की कामयाबी का जो तनासुब है, जो रेशो है, वो 74% रहा है और लड़कों की कामयाबी का तनासुब 57% रहा है। और मजमूई तौर पर देखा गया है कि 2,48,529 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था, जिनमें से 1,64,940 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। और अगर पंजाब भर के नताइज में से लाहौर की बात कर ली जाए, अपने शहर की बात की जाए ना, तो लाहौरिये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। वजह मैं तो ये कहूँगी कि जनाब के मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है, या लाहौर के स्कूल्स के तालिब इल्म ने पढ़ाई करना कम कर दी है, और उसके साथ साथ अच्छे स्कूल्स और अकेडमीज़ भी साथ नहीं दे सकी हैं शायद। तो लाहौर बोर्ड सबसे पीछे रह चुका है। मैट्रिक 2022 के अगर नताइज में देखा जाए ना, तो लाहौर बोर्ड का रिजल्ट सबसे कम 66.37% आया है और पंजाब के 9 सानवी तालीमी बोर्ड्स में डेरा गाजी खान का पहला और लाहौर का आखिरी नंबर आया। तो एक जानिब इतने ज़्यादा नंबर्स, तो दूसरी जानिब फेल होने वालों की इतनी बड़ी तादाद, आखिर इसकी वजह क्या है? लाहौर बोर्ड के नताइज अच्छे क्यों नहीं आ सके हैं? कितनी मेहनत हमें और दरकार है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना अता हैं, जिन्होंने 1093 नंबर्स लेकर लाहौर बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की है, और उनके साथ मौजूद हैं रज़ा रहमान साहब हैं, माहिर तालीम है, उनसे कुछ तालीम के हवाले से बात करेंगे। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। आमना, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी 3rd पोजीशन आई है। कैसी फीलिंग है आपकी, कैसा फील कर रही है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से इतना ज़्यादा प्राउड फील करें। तो उम्मीद थी कि मैं 3rd पोजीशन पे आऊंगी, या था कि अच्छा 1st पे या 2nd पे, 3rd पे या किसी और पोजीशन पे? एक्सपेक्टेशन तो थी, मगर अच्छा। डर भी बहुत था। डर भी बहुत था? किस चीज़ का? कि पता नहीं, लाइक बहुत मुश्किल चीज़ है, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुश्किल किस चीज़ की ज़्यादा लगी आपको? पोजीशन लेने की। मतलब इतनी आपने तैयारी की थी फिर कि मुझे अगर किसी पोजीशन पे आना है तो मुझे उस हिसाब से प्रिपरेशन भी अपनी करनी? तैयारी तो मैंने की थी और मुझे था 90+ तो आ जाएंगे, 1090+, लेकिन 93 तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किए थे। फिर भी 93 आ गए, 1093 वेरी गुड पोजीशन है। सर आप क्या कहेंगे ओवरऑल? पहले बात करते हैं कि बड़ा अच्छा तनासुब रहा, मैं तो ये कहूँगी बच्चों का, और पोजीशंस भी उन्होंने लिए हैं, इस पर आपका क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले आमना ता को बहुत मुबारकबाद, उनके वालिदैन को खास करके मुबारकबाद। और मैं हमेशा एक कंक्लूजन करता हूँ कि ये जो बच्चों का रिजल्ट होता है, बेसिकली ना ये एकेडमी का रिजल्ट है, ना ये स्कूल का है, ये माँ बाप का रिजल्ट है, ये उनकी मेहनत है। और आज सही जो काबिल तहसीन है वो उन दोनों की काबिश है। देखें, टीचर क्लास में बच्चों को 30 बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, एकेडमी भी एक जैसा पढ़ाती है, लेकिन कोई फ़र्क अगर क्रिएट करता है तो वो उनके वालिदैन होते हैं। तो ये वालिदैन के लिए आज बड़ा अहम दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, और उनकी मेहनत भी है।
और बेटी की भी बड़ी मेहनत है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करूंगा और मैं समझता हूँ कि ये मिसाल है लोगों के लिए, क्योंकि अभी बेटी आगे बात करेंगी तो ये बताएंगी कि इनके वालिदैन ने कहाँ कॉपरेट किया, क्या क्या चीज़ें गाइड की, मोबाइल का कितना यूज़ किया। मेरा ख्याल है कि ये सब बातें ना आज बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन बनने वाली हैं, और इनकी जो बातें होंगी या इनके वालिदैन की जो तरबियत होगी, बेसिकली इसको तरबियत कहना चाहिए, वो हमारे बहुत सारे वालिदैन के लिए एक मिशरे राह होगी और उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जहाँ तक बात आ जाती है रिजल्ट की, तो देखें रिजल्ट तो मैं मेरी ज़ाती राय में तो रिजल्ट अच्छा है। अगर इसमें कहीं आर्ट्स ग्रुप में नंबर कम आए और कोई परसेंटेज कम हो गई है लाहौर बोर्ड की, तो वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। लाहौर जो है ना, ये थोड़ा सा एडवांस शहर है, और एडवांस शहर होने की वजह से लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है रटा लगाने का, जैसे डीजी खान जो एक हमारा शहर है ना, वहाँ पे पढ़ाने का एक ख़ास निज़ाम है कि वो रट्टा ही लगवाते हैं। सिर्फ बच्चे ने सुबह से लेकर शाम तक उस चीज़ को बार बार रेपिटेशन करनी है, और वो नंबर लेने में वो बहुत आगे हैं। और जो ही उन बच्चों को यहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो उनसे बहुत सारी चीज़ों के पूछे जाएंगे कि आप बताएं कॉन्सेप्ट क्या है, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेकिन लाहौर में ऐसी स्टडीज़ हो रही हैं या ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो इनको कॉन्सेप्शनल स्टडी देते हैं, जो सही तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे होते हैं तो फिर नंबर इतने अहम नहीं होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट इतना अहम होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी कारकर्दगी पे तवज्जो देनी चाहिए लाहौर बोर्ड को, और उन्हें चाहिए कि इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि देखें, एक वो बच्चे हैं जो साइंस ग्रुप में अपेयर होते हैं, और एक वो स्ट्रीमलाइन है जिन्होंने आर्ट्स ग्रुप को ज्वाइन किया है। आर्ट्स ग्रुप का आज के दौर में कोई फोकस नहीं है या कोई आगे स्कोप नहीं है, तो हमें ये चाहिए कि जैसे पहले मैट्रिक स्किल्स पे बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में बात हुई है कि लाहौर बोर्ड को मैट्रिक स्किल्स को इनकैलकुलेट करना चाहिए, और मैट्रिक स्किल्स की जब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बच्चे उसमें खुद ब खुद परफॉर्म करेंगे और बेहतर रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आमना आपका साइंस ग्रुप था या आर्ट्स ग्रुप था? साइंस ग्रुप था। साइंस में क्या रखा हुआ था? बायोलॉजी रखी हुई थी। तो कितनी जैसे सर ने भी कहा कि माँ बाप की मेहनत होती है, पेरेंट्स ने कहाँ कहाँ गाइड किया आपको? पेरेंट्स ने हर जगह गाइड किया, मतलब अगर पेरेंट्स ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। टीचर्स का रोल एक जगह पर है, मगर पेरेंट्स का ज़्यादा होता है, मुझे लगता है। घर पे डांट पड़ती थी, मतलब मामा से? ज़्यादातर मामा होती है ना कि वो उन्होंने ख्याल रखना होता है कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मामा ने आज तक से ज़्यादा डांटा अच्छा, डांटा नहीं, पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए डांटा नहीं। तो कितने स्केड्यूल क्या बनाया हुआ था आपने? डेली आपने कितने घंटे पढ़ना है? 5 to 6 hours डेली, लेकिन जब एग्जाम होता है तो फिर तो ना दिन होता है ना रात, पूरा टाइम पढ़ती हूँ। पूरा टाइम पढ़ना पड़ता है, मतलब एक तो अकेडमी में भी अलग पढ़ते हैं, लेकिन घर आकर भी आपने पढ़ना था। तो किस तरह फिर उसको आप करती थी, स्केड्यूलाइज करती थी? अच्छा, इसको इस चैप्टर को इतने घंटे देने हैं, इसको इतनी देर में करना है मैंने। मेरी 30 सिस्टर्स मेरी बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, वो मुझे गाइड करती हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किसको कितना टाइम देना चाहिए, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता था। ज़्यादा इशू नहीं होता। और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, हमेशा समझाते रहते थे। लेकिन ये सारी 5 से 6 घंटे की जो तैयारी थी, ये सिर्फ एग्जाम्स के दौरान ही होती थी या वैसे भी ओवरऑल आप करती थी? 5 to 6 hours तो डेली होता है, लेकिन एग्जाम्स में तो मतलब पूरा टाइम पढ़ती हूँ। पूरी रात भी जाग के आपने पढ़ा है? जैसे हम लोग अपने होता था ना, पूरी रात हम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम से पहले तो हम लोग पूरी रात जाग, पूरी रात। क्या बात है। तो किसी में आपको लगा कि डिफिकल्टी, कोई सब्जेक्ट होता है ना, समझ नहीं आ रही होती, वो ऐसे भी कभी उर्दू थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उर्दू डिफिकल्ट लगता है? उसमें क्या डिफिकल्टी ज्यादा लगती है? उर्दू में मतलब आपके टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। अच्छा, तो मेरे 70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 75, तो इसी में ज्यादा मतलब हुआ कम, तो मुझे इसी में थोड़ा इशू था बस। अच्छा, बाकी तो इजी होता है, बाकी सब में सेटिस्फाइड होते हैं। सर देखे अभी भी 70 है, तो वो कह रही है कि अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इस तरह का मुराल हमारा बच्चों का होना चाहिए कि नहीं, हमें इससे भी ज्यादा लेने हैं। देखिए, ये एक वो बच्चे हैं जिनको मैं हमेशा से अरफा करीम बच्चे कहता हूँ। मैं अरफा करीम बेटी से इनको मुशाबत देता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिनको एक एक नंबर को की खातिर ये पढ़ते हैं और एक एक नंबर की खातिर भरपूर कोशिश करते हैं। और ये फ़तीन बच्चे जो हैं, ये इनका जो फोकस ये होता है कि हम ज़िंदगी की कोई भी चीज़ में हम पीछे ना रहें और हम अपनी आउटपुट 100% दें, तो नंबर भी फिर 100% चाहिए। तो ये एक करेज हमारे अंदर होना, इस चीज़ की ख्वाहिश होना कि हम 100 out of 100 नंबर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो आप ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में परफेक्शन में चले जाते हैं, और आप जो काम परफेक्शन में करेंगे वो बेहतरीन काम होता है। तो हमें हमारा दीन भी समझाता है या कहता है या हमें इंडिकेट करता है कि आपने अपने कामों को बेहतरीन अंदाज से करने की कोशिश करनी है। तो बेहतरीन अंदाज यही है कि ये अपने नंबर्स को, पूरे नंबर्स को हासिल करने के लिए बेहतरीन पढ़ाई करें, बेहतरीन तरीके से इम्तिहानात दें और अच्छे नंबर स्कोर करें, और उसके बाद जो भी इनको फील्ड मिलेगी उसमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें।
लेकिन मुझे सर ये बताइए कि हम अच्छा आया है, अभी भी रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन कोविड से पहले की अगर सिचुएशन देखें तो इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से परसेंटेज हमारी आती थी, लेकिन ये कोविड के बाद क्या सिचुएशन ऐसी हुई कि ये परसेंटेज अचानक इतनी गिर गई है, क्या वजह है? देखिए, इसको आप ना कोविड रिजल्ट भी कह सकते हैं, कोविड का रिजल्ट भी है, उसके अच्छा। आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अच्छा। आफ्टर शॉक्स नहीं जैसे आते हैं, हाँ जब जी, हाँ रिजल्ट जी, आता है हाँ फिर जी। आफ्टर शॉक्स आते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स हैं। कोविड में जो हमारे बच्चों को लैपटॉप यूज़ करने की आदत बन गई या मोबाइल का इस्तेमाल करने की आदत जो हमारे बच्चों में डेवलप हो गई, वो बाज़ जगह अफेक्ट भी कर गई। बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दिए या उसका एक बिल्कुल टाइम ऐसे ही, हाँ लिमिट जी, दिया हाँ हुआ जी। है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ये एक आज़ादी भी उन्हें मिल गई। मोबाइल फोन हाँ, और वो उन्होंने जो उसका मिस यूज़ करना शुरू किया, वो उन्होंने फिर अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। बेशक वालिदैन से वो कहते होंगे जी हम मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि मोबाइल फ़ोन पे कोई और काम कर रहे हो जो एकेडमिक से रिलेटेड ना हो, तो ये एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है। जो एक कोविड में और बड़ी इंपॉर्टेंट या अहम प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी टीचर्स को, वो ये थी कि बच्चों की जो अटेंशन थी ना वो डाइवर्ट हो गई और एक अटेंशन डेफिसिट का शिकार हो गए। बच्चे किसी चीज़ पे फोकस बहुत देर तक नहीं रख पाते। ये अभी भी प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि देखें जब कोविड का पूरा 1.5 साल रहा तो बच्चों को स्कूल जाने की हैबिट ही नहीं रही। जब स्कूल जाने की हैबिट नहीं रही तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब 6 घंटे स्कूल लगातार पढ़ाता है, बेशक 2 मिनट का 4 मिनट का वक्फा आ जाता है, लेकिन वो लगातार पढ़ाता है। लेकिन कोविड के पीरियड में जब बच्चों को 2 घंटे में पढ़ना पड़ा, उसके बाद रेस्ट करना पड़ा या कोई काम नहीं करना, तो बच्चों की आदत फिर वो कोविड के एटमॉस्फेयर के मुताबिक बन गई। तो अब बच्चों को दोबारा उससे निकालना या कन्वर्ट करना ये बहुत मुश्किल काम था और बहुत सारे टीचर्स कर पाए हैं, बहुत सारे बच्चों ने उसको मेंटेन किया है। ऐसे ही है, हमारे आमना की सामने हमारे सामने। तो ये जो मिसाल है ये दूसरे बच्चों के लिए मोटिवेशनल होनी चाहिए और उनको भी अपने मोबाइल से इज्तनाब करना चाहिए। और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि मोबाइल कर्फ्यू लगना चाहिए घर पे। तो बाज़ क्लासेस ऐसी हैं जहाँ मोबाइल हमें नहीं देना चाहिए, तो ये मैट्रिक तक मोबाइल ना देना। बल्कि मेरी इनकी वालदा साहब से बात हुई बेटी की, तो उन्होंने बताया कि हमने मैट्रिक तक इनको यानी आज तक मोबाइल नहीं दिया। तो ये मेरे लिए बड़ी एनकरेजिंग बात है और मैं समझता हूँ कि तमाम वालिदैन जो सुन रहे हैं वो अगर अपने बच्चों के अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की चीजों से ना उनको दूर ही रखें। आप ना, आपके पास वाकई मोबाइल नहीं, किसी का भी मोबाइल यूज नहीं करती या मामा का कभी कभार यूज कर लिया? कभी कभार मतलब पढ़ने के लिए यूज करती। अच्छा, पढ़ने के लिए। वैसे सोशल मीडिया कुछ यूज नहीं करती? स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर कि नहीं सोशल मीडिया या मोबाइल फोन आमना नहीं यूज करना। तो मैट्रिक के बाद है कि अच्छा अब मुझे मिल जाएगा? ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। आपने नहीं कहा कि अच्छा अब तो मैंने मैट्रिक कर लिया और इतनी अच्छी पोजीशन भी ली है, इतने अच्छे नंबर्स भी लिए हैं, तो अब तो मैंने आगे कॉलेज जाना है तो मुझे मोबाइल। लेकिन अगर इस दफा भी मिल गया तो मुझे लगता है फिर फोकस नहीं रहेगा। अच्छा, फोकस नहीं, ये आपका अपना भी माइंडसेट है कि मुझे अगर फोन मिल जाएगा तो मेरा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। तो कब, तो इसके लिए क्या मतलब साथ आपकी फ्रेंड्स भी होंगी, उनके पास भी होगा, तो वो कहती नहीं है कि आमना तुम्हारे पास भी होना चाहिए फोन? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, फिर मार्क्स लेने के लिए फोकस तो एक साइड पे रखना पड़ता है। दैट्स द स्पिरिट कि उसको खुद भी पता है कि एक चीज मेरे लिए खराब होगी, मेरी डाइवर्ट हो जाएगी मेरी अटेंशन जो है, मेरा फोकस जो है, तो मुझे वो चीज नहीं करनी है। तो यही होना चाहिए, हमारे बच्चों को खुद से भी इस चीज का इल्म होना चाहिए। तो आगे का क्या इरादा है आमना आपका? किस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, क्या करना है आगे? फिनेट कॉलेज में सोचा है अभी। अच्छा, और आगे FSC मेडिकल करना है, फिर उसके बाद मेडिकल करना है। अच्छा, मेडिकल करना है, चलो दैट्स गुड। लेकिन सर हम इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते ना, सोशल मीडिया या कह लें कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम छीन भी नहीं सकते अपने बच्चों से। अब हर चीज़ तो उसके ऊपर उन्होंने इस्तेमाल भी करना है, काम के लिए भी उस चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर किस तरह उनका फिर टाइम लिमिट लगा दें कि नहीं इतना टाइम आपको चाहिए तो इतना टाइम ही मिलना है आपको। टाइम मैनेजमेंट देखिए हमारी लाइफ का हिस्सा है और हर जगह इस्तेमाल की जाती है, चाहे खाने की चीज़ें, चाहे कोई काम करने का मामला है, हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह हमें मोबाइल का टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। इनको अगर अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए ज़रूरत है तो वो बिल्कुल ये इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि FSC करने से पहले बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए कि वो अपना दूसरा सोशल मीडिया यूज़ करें या दूसरे कोई और इसके ऊपर एक्टिविटीज़ करें, नहीं देना चाहिए। FSC तक बच्चे की एज, चूँकि ये टीन एज है, तो टीन एज में बच्चे का जो भी स्टेप होता है वो एब्रप्ट होता है, एकदम से होता है, और वो जो भी स्टेप जब लिया जाता है वो बगैर सोचे समझे लिया जाए, उसमें नुकसान के अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सर आपको नहीं लगता अगर इस तरह की प्रैक्टिस रहेगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे अगेंस्ट भी जा सकते हैं,
कि उनको फिर हम टेक्नोलॉजी से दूर कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी की नो हाउ नहीं होगी, फिर वो जब अचानक जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि हमने अब ये करना क्या है, इससे इंगेज कैसे होना है हम लोग। देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी तो बच्चों को हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। क्लास 1 से बच्चे टेक्नोलॉजी से अटैच हो जाते हैं, वो पढ़ते आ रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि मोबाइल पे आपने ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी जो आपके एकेडमिक से, आपके करिकुलम से या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डिफर हो। हाँ जी। आपने उससे कंसर्न रहना है। अगर ये कंसर्न है तो ये शुरू से यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हाँ कंप्यूटर्स जी, यूज हाँ कर रहे जी। हैं, मोबाइल भी यूज कर लेते हैं, ये करें। लिमिटेड टाइम की ऑफर देना या लिमिटेड टाइम के लिए इनको मोबाइल देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके बाद एक टाइम जब दे दिया है उसके बाद कर्फ्यू लग जाना चाहिए कि अब ये मोबाइल आप यूज़ नहीं करेंगे, अब अपना आप काम करेंगे। अच्छा। और अगर आपने बेहतरीन रिजल्ट देने हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट कम से कम चीज़ों में होगा, तो बच्चों का इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई पे होगा। लेकिन दो ऑप्शन है ना, एक है आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर लें, हाँ जी। और एक है आपकी पढ़ाई कर लें। पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए दूसरी चीज़ों को छुपाना पड़ता है, दूर करना पड़ता है, अनअसेसेबल करना पड़ता है। तो जब आपकी वो असेस में होंगी तो फिर आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन बेटी की अभी अगर इनकी क्लास का एनालिसिस किया जाए कि इनकी क्लास में कितने बच्चे थे और कौन मोबाइल यूज करता था और कौन मोबाइल यूज नहीं करता था, तो रिजल्ट हमारे सामने वैसे मौजूद है। लेकिन एनालिसिस भी अगर कर लिया जाए तो यही आएगा कि बाकी बच्चों का मोबाइल यूजेज था और इनका यूजेज कम था या बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था और टू द पॉइंट था, तो इसलिए इनका रिजल्ट में इनकी पढ़ाई में मोबाइल ने अपना असर नहीं डाला, वरना तो मोबाइल का असर पड़ रहा है जी हर एक के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें नजर भी आ रहा है कि किस तरह मोबाइल का असर हो रहा है। वो एक तो वो आपकी सेहत को खराब करे, दूसरा आपको मेंटली भी डिस्टर्ब रखता है। तो आमना क्या गिफ्ट क्या मिला, मतलब मैट्रिक के बाद होता है ना कि आप डिमांड करते हो अच्छा मैंने इतने अच्छे नंबर लिया, मुझे कोई गिफ्ट भी चाहिए। अभी तो रिजल्ट आया, अभी डिसाइड कर रही हूँ कि क्या चाहिए। अच्छा, अभी डिसाइड कर रही क्या चाहिए। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? बायोलॉजी। बायोलॉजी है, और इसीलिए आपने आगे मेडिकल भी करना है, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो रेडी हैं आप ज़्यादा मेहनत करने के लिए? इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो बाकी जो आपके इर्द गिर्द जो आपकी फ्रेंड्स थी उनका क्या रिस्पांस रहा कि आपकी इतनी अच्छी पोजीशन आई, इतने अच्छे नंबर लिए? वो सभी बहुत खुश थी, उनका खुद भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हाँ। तो उन्हें खुशी से इस बात की थी कि मेरी पोजीशन आई है, तो बहुत खुश ना हो। चलो दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन जो आपको आमना देख रहे हैं, जो बच्चियां या बच्चे दोनों ही आपको देख रहे हैं, उनको क्या टिप्स दोगे कि अगर वो पढ़ रहे होते हैं तो वो किस तरह की टिप्स कर, मतलब पढ़ाई के हवाले से आप क्या टिप्स देना चाहोगे? कि जब पढ़ना है उस टाइम से पढ़ना है, उस टाइम किसी और चीज़ की तरफ नहीं आपने अपना फोकस डाइवर्ट करना। लेकिन ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन बस पढ़ते रहें, थोड़ा सा टाइम रखें, लेकिन उसके अंदर बहुत प्रॉपर स्टडीज करनी चाहिए। फोकस करने के लिए आप ज़्यादा क्या करती हो? फोकस के लिए तो मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला होता ही नहीं है घर में, तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। अच्छा, मतलब कोई आपको छेड़ता नहीं, जब आप नहीं, पढ़ रही हैं तो आपने सिर्फ कोई भी पढ़ना नहीं है, छेड़ेगा। आपने उसके अलावा कोई और काम नहीं कुछ भी करना। नहीं। मतलब होता है ना बच्चे के, अच्छा अब खाना खा लिया, मामा लेकर आ गई, ये दूध पी लो, ये खाना खा लो, ये फ्रूट्स खा लो, इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये भी अच्छी बात है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपका फोकस पूरा पढ़ाई के ऊपर ही होना चाहिए। हमारे साथ आमना अता मौजूद थी जिन्होंने जनाब 1093 नंबर लिए हैं और इनकी 3rd पोजीशन बनती है। आमना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। रज़ाउर रहमान साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे और जनाब हम बात कर रहे थे कि हमारी जो तालीमी मैदान है उसमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है और किस तरह बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अभी आपने मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।